हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजर्स लाइफ साइंस। तो आज के वीडियो में अपन देखेंगे इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो इसके पहले मैं इनिशिएशन और बेसिक बाकी पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखें, वरना आज आपको कुछ समझ में आएगा। तो अगर इलोंगेशन की बात करूँ तो इलोंगेशन जो है, इनिशिएशन जब स्टार्ट होता है, जो सारे रेप्लियोसोम बनता है और जब सारे एंजाइम ऐड हो जाते हैं, अब ये सारे एंजाइम अपना काम कंटिन्यू करते जाते हैं। यही प्रोसेस जो है इलोंगेशन कहलाएगी। इलोंगेशन इज़ कंटिन्यू सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। जो न्यू डीएनए बनना शुरू हुआ है वो लगातार बनता जाता है इलोंगेशन में। ठीक है, तो इलोंगेशन का इतना तो ठीक है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वैसे। लेकिन इसमें एक चीज़ ना अपन को समझने वाली रहती है, वो जो प्रॉब्लम आती है ना, वो समझ नहीं आती है। क्या कि जो पॉल 3 होता है ना, वो एक ही पॉल 3 एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करके दोनों डीएनए को बनाता है। मतलब एक ही पॉल 3 लेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा और दोनों चेन को सिंथेसिस करेगा। लेकिन अगर अभी आप डायरेक्शन देख रहे हो तो ये चेन जो है इधर मूव करती जा रही है, मतलब पॉल 3 जो है इस डायरेक्शन में मूव करते हुए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा होगा, और ये जो चेन है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। मतलब जो पॉल 3 है वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ मूव करके न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जो ये पॉल 3 है ना, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा और एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए दोनों चेन को बनाएगा। तो अभी कैसे पॉसिबल है? क्योंकि पॉलीमरेज 3 अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल एक बार में एक ही डायरेक्शन में तो मूव कर सकता है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि वो आधा इधर की तरफ चलेगा, आधा उधर की तरफ चलेगा। और ना ही अपन ये कर सकते हैं कि ठीक है अपन डायरेक्शन बदल दें, ये भी नहीं होगा, क्योंकि रेप्लिकेशन का डायरेक्शन है जो 5' to 3' ही होता है रेप्लिकेशन का डायरेक्शन। तो ये भी ज़रूरी है अपने लिए कि ये इधर की तरफ ही मूव करे और ये इधर की तरफ मूव करे, ये भी ज़रूरी है। और एट द सेम टाइम ये जो भैया हैं, इनके अलग नाटक हैं कि नहीं, मैं तो एक ही डायरेक्शन में मूव करूँगा, आपके रेप्लिकेशन के डायरेक्शन अलग अलग हों तो हों, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ कैसे सॉल्व होती है वो अपन देखते हैं। तो उसके लिए ना अपन को सबसे पहले पॉलीमरेज 3 का जो डायग्राम है, पॉलीमरेज 3 का जो स्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा। तो पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना, तो इस तरीके से इसकी 2 यूनिट होती है। अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे ना अलग करके, तो आपको बराबर ऐसे 2 अलग अलग यूनिट में दिखेगा। देखो, इक्वली डिवाइड हो जाती है। तो इस तरीके से पॉल 3 का कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 टाउ यूनिट होती है, उसके आदि कैटेलाइट का अल्फा, एप्सिलॉन, थीटा, ये इसकी बनाने वाली यूनिट होती है। और ये बीटा क्लैंप होता है। बीटा क्लैंप का क्या काम होता है? बीटा क्लैंप का काम ये होता है कि जब डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ना, वो डीएनए से इस बीटा क्लैंप के थ्रू बाइंड होता है। एक तरीके से क्लिप का काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर ये है, ये डीएनए है, तो जो बीटा क्लैंप है ना, वो कुछ इस तरीके से बाइंड रहेगा और यहाँ पे उसकी कैटालिटिक यूनिट होगी और ये उसके सब यूनिट रहेगी, टाउ जो है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे मैं इसको सही से मैंने ऐड नहीं करा है, पर ये कुछ ऐसा रहेगा। बीटा क्लैंप का काम क्लिप की तरह रहेगा। वो इसको जो पॉलीमरेज 3 है, इसको डीएनए से बाइंड करने का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी कुछ यूनिट होती है। और आप देखो तो ये 2 है, एक चेन के लिए एक, दूसरी चेन के लिए एक। डीएनए की एक चेन के लिए ये, दूसरी चेन के लिए ये। इस तरीके से पॉल 3 का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो देखो, अगर अपन ने स्ट्रक्चर देखा तो उस स्ट्रक्चर को अगर अपन इधर देखें कि मान लो ये इसकी टाउ सब यूनिट है, जिससे ये सारी सब यूनिट बाइंड रहती है, और ये बीटा क्लैंप हो गया जो डीएनए को होल्ड करने का या पॉल 3 को डीएनए से बाइंड करवाने का काम करता है, और ये पॉल 3 जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करती है उसकी वाली सब यूनिट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने देखा। तो अब आप खुद इमेजिन करो कि अगर ये इस तरीके से हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये इधर चला जाएगा। क्योंकि अपन को पता है याली चेन का जो सिंथेसिस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि 5' तो 3' इधर होगा बनने वाली चेन का। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में सिंथेसिस होगा और ये जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो कैसे एक ही सब यूनिट अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी? तो इसके लिए होता क्या है कि जो डीएनए का जो चेन है ना, इसमें लूप बनता है। तो अभी डीएनए इस तरीके से लूप बनाएगा। ये अपना डीएनए, ठीक है, ये वाली चेन क्या होती है, ये इस तरीके से ऐसे फोल्ड हो जाती है, ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, तो अब ये मुड़ जाएगी। तो ये चीज़ देखना गौर से। अपन को पता है प्राइमर जैसे ही डीएनए अनवाइंड होता है, उसके बिल्कुल एंड पे जाके, जैसे अनवाइंड शुरू हुआ बिल्कुल वहाँ जाके प्राइमर बाइंड हो जाएगा।
मान लो ये कोई डीएनए है, ठीक है, ये कम्प्लीटली बाइंड है, अभी ये पूरी तरीके से बाइंड है, लेकिन अब ये अनवाइंड स्टार्ट हुआ, मान लो बस इतना सा अनवाइंड हुआ ना, तो ये यहाँ कहीं प्राइमर आके बाइंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि डीएनए जब थोड़ा और अनवाइंड हुआ तो नया जो प्राइमर है वो तो इसके एंड पे बाइंड होगा, लेकिन ये जो पहले से है वो कहीं यहाँ एंड पे होगा। तो ठीक है, ऐसे ये जो एंड है यहाँ पे कहीं प्राइमर बाइंड हुआ होगा, ठीक है, यहाँ प्राइमर बाइंड हो गया। अब इस डायरेक्शन में तो क्या है, ये चेन तो कंटिन्यू सिंथेसिस करती जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे जैसे अनवाइंड होगा वो बनाती जाएगी। लेकिन इधर क्या होता है कि जैसे जैसे अनवाइंड होता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे प्राइमर ऐड होते जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहला प्राइमर किधर हुआ होगा, यहाँ, क्योंकि ये स्टार्ट एंड है बिल्कुल। जैसे ही अनवाइंड हुआ होगा सबसे पहला प्राइमर जो है यहाँ पे कहीं बना होगा। अब यहाँ पे कहीं बना होगा ना, तो ये इसका डायरेक्शन होगा। तो अब क्या करेंगे, ये जो है ना डीएनए ऐसे फोल्ड होता है, फोल्ड होने के बाद कंप्लीट एक लूप बनाएगा इस तरीके से। इमेजिन करो अगर ये कोई आपने एक चेन है या कुछ रस्सी है, उसको पकड़ के ऐसे मोड़ा, कम्प्लीटली मोड़ दिया, तो अब ये चीज़ अटैच थी बिल्कुल, अपन को पता है हाइड्रोजन बॉन्ड बना के अटैच रहती है, तो ये चीज़ भी उधर गई होगी। अब ये चीज़ उधर गई तो इसका डायरेक्शन हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम, इधर लिखते हैं अपन इसको, ठीक। ये जो था इसको ऐसे उठा के इधर की तरफ अपन ले गए, तो ये हो गया ऐसे 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब डायरेक्शन क्या होगा इस चेन का अपना, ठीक है, तो ये चेन का भी डायरेक्शन ये हो गया। और जब डीएनए ने ऐसे लूप बनाया तो इसका जो है ये प्राइमर का जो 5 प्राइम है इधर आ गया, ये जो प्राइमर था ये उठ के इधर आ गया, और इस तरीके से इसका डायरेक्शन भी क्या ये हो गया, ठीक है। तो अब एक ही जो है पोल 3 एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए बना सकता है, इजीली बना लेगा, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मान लो ये उसकी 2 कैटेलाइट करने वाली सब यूनिट है, वो इस तरीके से मान लो बाइंड होगी, ये जो उसकी टाउ सब यूनिट मान लो, ठीक है। तो अब इस तरीके से डीएनए इसी डायरेक्शन में मूव करते हुए दोनों को बना लेगा। तो अब इसमें होता क्या है, डीएनए ये जो नीचे वाली चेन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अनवाइंड होती है, ये तो कंटिन्यू जैसे ही अनवाइंड हुआ, प्राइमर बाइंड हुआ, एक प्राइमर में ये बनना स्टार्ट कर देती है, ये मतलब लीडिंग स्ट्रैंड। और जो लीडिंग स्ट्रैंड रहती है ना, यहाँ पे यही प्रॉब्लम होता है कि ये वेट करती है कि काफ़ी सारा डीएनए जो है पहले ये वाली जो चेन है वो अनवाइंड होता है, और जब अनवाइंड होती है इतनी अनवाइंड हो जाए कि वो एक प्रॉपर लूप बना सके। जब वो लूप बना लेती है तो इस तरीके से एक ही डायरेक्शन हो जाती है, और फिर इतना जो पार्ट है ये इतना सिंथेसिस होगा, देन ये लूप खुल जाएगा, अगेन वो लूप बनाएगा। इस तरीके से ये लूप बनाना और इस तरीके से खुलना, ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक ही डीएनए पॉलीमरेज एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए 2 अलग अलग डायरेक्शन में सिंथेसिस होने वाली चेन को कैसे बना लेता है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है, ये है लूप बनाना। तो दिस लूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लूप नहीं बन रहा है तो वो एक डायरेक्शन में एक साथ नहीं बना पाएगा, ठीक। तो एक और कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का। इसमें क्या होता है कि लीडिंग और लेगिंग दोनों में अपन को पता है प्राइमर ज़रूरी होता है। तो लीडिंग में तो एक ही बार प्राइमर लगता है, लेकिन लेगिंग में अपन देख चुके हैं बार बार प्राइमर उसमें यूज़ होते हैं। और जब बार बार प्राइमर यूज़ होते हैं फिर डीएनए पोल 3 उसको सिंथेसिस करता है। तो इस तरीके से जो फ्रेगमेंट बनते हैं ना डीएनए के छोटे छोटे, इस तरीके से जब फ्रेगमेंट बनते हैं तो इसको अपन बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को फिल कौन करता है, इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को डीएनए लाइगेज जो है बाद में फिल करता है, ठीक है। और दूसरा होता है क्या, ये जो प्राइमर है, ये प्राइमर में बता चुकी हूँ आपको कि पॉलीमरेज 1 आके प्राइमर को रिमूव करता है अपनी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी से। और एट द सेम टाइम जब ये यहाँ से मान लो उसने 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपनी एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी से इसको रिमूव कर दिए प्राइमर को, ठीक है। अब रिमूव कर दिया तो वापस से ये गैप हो गया। अब इस गैप को फिल कौन करेगा, इस गैप को फिल भी डीएनए पोल 1 ही करेगा अपनी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी से, ठीक है। इसको पोल 1 जो है इधर से फिल कर देता है इसे प्राइमर को हटा के। अब एक होता क्या है कि मतलब न्यूक्लियोटाइड तो ऐड हो जाते हैं, गैप नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पे रहता है निक। गैप मतलब न्यूक्लियोटाइड का मिस होना, और निक मतलब न्यूक्लियोटाइड तो है लेकिन 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में अभी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना है। तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो जो प्राइमर होते हैं प्राइमर को रिमूव करता जाता है डीएनए पोल 1, और जो गैप होता है उस गैप को भी फिल करता है डीएनए पोल 1। उसके बाद डीएनए लाइगेज आता है, वो गैप को नहीं वो निक को करता है, निक
क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि निक मतलब न्यूक्लियोटाइड तो है वहाँ पे, लेकिन दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में अभी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना है, तो वो बॉन्ड बनाने का काम अपना डीएनए लाइगेज करता है। तो इस तरीके से अपना इलोंगेशन प्रोकैरियोट्स में कंप्लीट हो जाता है। अब आने वाली वीडियो में अपन देखेंगे टर्मिनेशन, इसी के साथ अपना प्रोकैरियोट कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन यूकैरियोट से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तब अगली वीडियो में मिलते हैं टर्मिनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।